नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। सबसे पहले खबर यमन की, जरा सा मुल्क, और अगर आप कहना चाहें तो कहने खाड़ी का सबसे गरीब मुल्क, जहां बाकी मुल्कों के पास अकूत पैसा है, अय्याशी है और बाकी सारी चीजें हैं, वहां यमन बेहद गरीब मुल्क है। 17 हमले किए हैं कल से आज तक पर अमेरिका ने उसके ऊपर, 17 हमले। और इन हमलों में ज्यादातर आम लोग परेशान हुए हैं, उनके घर टूटे हैं और लोग मारे गए हैं। और उसके बाद आप हिम्मत देखिए कि उसने तुरंत पलटकर 2 हमले किए इजराइल के ऊपर। इजराइल कह रहा है कि ये हमले बेअसर कर दिए गए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन 2 हमले इसने किए हैं इजराइल के ऊपर। और उसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क पे निकल चले, और वो भी फलस्तीन के झंडे लेकर, तब जब अमेरिका लगातार आसमान से हमले कर रहा है। कई बार लगता है कि ऐसी कौम कैसे बनी होगी, ऐसी कौम के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई होगी कि 17 हमलों के बाद, और 17 बड़े हमलों के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर निकल आते हैं इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के फेवर में। इसीलिए हालत यह है कि अमेरिका का पेंटागन रो रहा है कि हमारे सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं यमन में और हासिल कुछ हो नहीं रहा है। कल को चाइना से लड़ाई हुई तो हमें हथियारों की कमी पड़ेगी। एक अकेले यमन ने यह हाल करके रख दिया है। खबरें आज कई हैं और बहुत जरूरी खबरें हैं, एक एक करके सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। एक खबर तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो मैं लगातार कह रहा हूं कि इजराइल सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इजराइल के आर्मी के लोग लगातार इस बात के खिलाफ आ रहे हैं कि गजा में लड़ाई को जारी रखा जाए। इसकी और खबरें निकल कर आई हैं। इजराइल का अखबार है हारिज, उसने यह खबर दी है कि सैकड़ों रिजर्व फोर्स के सैकड़ों और लोगों ने, पहले ही 967 लोगों ने लेटर लिखा था, अब सैकड़ों और लोगों ने जो स्पेशल फोर्स से हैं उन्होंने जंग में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर यह है कि यूनिट 8200 जो उनकी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके भी 250 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है नेतन्याहू को कि यह जंग बंद करो, होस्टेजेस को वापस ले आओ। यही नहीं, जो एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं, 150 से ज्यादा एक्स नेवल ऑफिसर्स, यानी जो पहले नेवल ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने भी यह जंग बंद करने के लिए कहा है। यानी धीरे धीरे इजराइल के अंदर ऐसे लोगों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं जो लोग इस जंग के खिलाफ हैं। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, इनको साजिश करने वाला, फ्रिंज एलिमेंट वगैरह वगैरह बता रहा है, लेकिन यह तो क्लियर है कि इजराइल की सोसाइटी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले जिस शिन बेट के चीफ रोनन बार को हटाया नेतन्याहू ने, कोर्ट ने उसको फिर से लाके इनके सर पे बिठा दिया। कतर गेट का जो आरोप करप्शन का लगा हुआ है वो चल रहा है। और इन सब के बीच नेतन्याहू अमेरिका से सपोर्ट लेने गया था, लेकिन लौटने के बाद तो कहानी दूसरी नजर आ रही है। अखबारों की खबरों का माने तो ट्रंप ने उससे सीधे सीधे कहा था कि जाओ और जाकर समझौता करो, जंग को किसी भी हाल में बंद करो। इसके असरात दिखाई देने लगे हैं। कल तक इजराइल जो इजिप्ट के प्रपोजल पर बात ही नहीं कर रहा था, अगर आज के अखबार आप देखेंगे तो खबरें किस तरह से आ रही हैं कि कंप्रोमाइज करने को तैयार हो गया है नेतन्याहू, समझौता करने को। दूसरी खबर क्या आ रही है कि ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो एक्सचेंज किए गए हैं इजिप्ट और इजराइल के बीच में। यानी इजिप्ट ने अपना ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है सीज फायर के लिए इजराइल को। पहले ही वो ये बात दे चुका था कि 8 लोगों को रिहा करेगा हमास, 8 लोगों की लाशें आपको देगा और बदले में आपको अगले 2 महीने तक कम से कम जंग को पूरी तरह से रोकना होगा और फलस्तीनियों को रिहा भी करना होगा। रिहा होने वाले फलस्तीनियों के नंबर्स 500 से 1000 के बीच में बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि इजराइल ने, या आप यूं कहें कि नेतन्याहू ने, अपना जो तौर तरीका है वो सॉफ्टन किया है, यानी कि नरम हुआ है। और ये जो सारा कुछ हुआ है वो ट्रंप से मिलने के बाद हुआ है।
और आगे की खबर देख लें तो विटकॉफ जो स्पेशल एनवाय है अमेरिका का, उसने होस्टेजेस की फैमिली से मुलाकात की है और उस मुलाकात में कहा है कि बहुत जल्द सीरियस डील होने वाली है, यह कुछ दिनों के अंदर होने वाली है। और अगर पिछले 2 दिनों की खबरें देखें तो वहां पर जंग भी कोई खास चलती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जंग बंद हो गई है, लेकिन उसके असरात थोड़े कम तो हुए ही हैं। यानी बहुत सीधी सी बात है जो मैंने उस दिन कहा था कि गया जरूर था नेतन्याहू, लेकिन वहां से कुछ खास उसको मिला नहीं है। उसके बैठे बैठे ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसके मुंह पे कह दिया, जिससे उसका मुंह उतर गया था। इसके अलावा बहुत सीधे सीधे ट्रंप ने कहा कि फिलहाल जो हमने टैरिफ लगाया हुआ है वो हम हटाने नहीं जा रहे। हालांकि अब उसने 90 दिन के लिए फ्रीज किया है, लेकिन वो केवल इजराइल के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए फ्रीज हुआ है। और हमास के मसले पर भी जितनी भी बड़ी बड़ी बात की हो ट्रंप ने, लेकिन अब खबरें यही आ रही हैं कि उसने सीधे सीधे डील करने को कहा है। इजिप्ट वाली जो डील है उस पर अमेरिका और हमास पहले से ही तैयार थे, अब इजराइल को भी उस पर तैयार होने के लिए कहा गया है। और अगर विटकॉफ की बात को माने तो कुछ दिनों के अंदर वहां पर फिर से एक बार सीज फायर जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि इस बीच में जितना कुछ इजराइल ने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उस पर आऊंगा। कुछ और बातें मुझे करनी है, लेकिन सबसे पहले ईरान और यूएस के बीच में क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से धमकियां तो चल रही हैं। ट्रंप ने कहा अगर डील नहीं होगी तो हम हमला कर देंगे। प्रेशर लगातार बना रहा है। आप जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के इर्द गिर्द उसके तमाम सारे बेसेज हैं। अभी खबर यह आ रही है कि पेट्रियाट जो उसका एंटी मिसाइल, उसका जो पेट्रियाट सिस्टम है जो हिंद महासागर में था, उसको वहां से निकालकर मिडिल ईस्ट में लाया जा रहा है। वहां पर और सारे बॉम्बर जो हैं भेजे गए हैं, B-2 बॉम्बर वहां पे हैं। ये सारा कुछ एक तरफ तो प्रेशर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर खबरों को देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, थोड़ा पीछे हटने के लिए तैयार है। अब सीधे सीधे ट्रंप या विटकॉफ क्या कह रहे हैं, विटकॉफ जो बात करने गया है उस पर बात करूंगा। ट्रंप सीधे सीधे तो यह कह रहे हैं कि इजराइल को अपना एटॉमिक पूरा प्रोग्राम जो है वो खत्म करना होगा, लेकिन साइड लाइन से क्या कह रहे हैं कि रेड लाइन हमारी है वेपनाइजेशन, यानी एटॉमिक आप अपना प्रोग्राम चलाते रहो लेकिन यह वादा करो कि एटॉमिक हथियार नहीं बनाओगे। उधर ईरान कह रहा है कि हम एंट्रीम न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं, यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियर डील तो 2 या 3 महीनों में नहीं हो सकती, उसके लिए तो बहुत ज्यादा काम करना होगा। लेकिन इस बीच में हम इंटरिम डील, एक छोटी सी डील करने के लिए, अंतरिम डील जिसको कहते हैं वो करने के लिए हम तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, ईरान लगभग खुद को इस बात के लिए तैयार कर चुका है कि वो ऐसी डील करेगा जिसमें वो ये बात मान जाएगा कि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम एटॉमिक हथियार नहीं बनाएंगे। ये डील करने के लिए बहुत साफ साफ ईरान तैयार लग रहा है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, ईरान करेगा एटॉमिक हमला, फलां ढिमका। देखिए ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस के समर्थन में आते हैं, लेकिन एक बात क्लियर जानिए कि ईरान ने इराक वार के बाद कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी है। जो भी वो लड़ाई लड़ता रहा है हिजबुल्लाह के सहारे, हूथी के सहारे, हमास के सहारे लड़ता रहा है। ईरान ने अपने आप को डेवलप किया है, ईरान के अंदर भी फॉल्ट लाइन है। ऐसा नहीं है कि खामनेई साहब का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, लगातार खबरें आती हैं कि लोगों को पकड़ा गया वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे में ईरान एकदम नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके ऊपर हमला करे। इजराइल का मुकाबला वो कर सकता है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले में मुश्किल तो आनी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार और सबसे मजबूत सेनाएं जिन देशों के पास हैं उनमें से एक अमेरिका भी है। ईरान के पास भी बहुत मजबूत सेना है और ईरान के पास रशिया और चाइना का सपोर्ट है और ईरान के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका आएगा, एक दिन हमला करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 चीजें तो बहुत क्लियर हैं कि इसमें भारी तबाही होगी। अमेरिका के चूंकि बेसिस ईरान के पास है, ईरान मैक्सिमम जो हमला कर सकता है उन बेसिस पे कर सकता है। जाहिर तौर पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, सारी दुनिया में तबाही जैसी स्थिति आएगी, लेकिन अमेरिका के ऊपर सीधा हमला करना तो ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है अमेरिका वहां से और कोई बेसिस नहीं है ईरान के वहां पर। जबकि अमेरिका के बेसिस आप जानते हैं, यह तस्वीर आपको बताती है कि किस तरह से ईरान को घेरे हुए हैं, जहां से हमले हो सकते हैं, और इजराइल है ही वहां पर हमला करने के लिए। साथ में अगर अरब मुल्कों की बात करें, मैं आपको एक बात बता दूं तो शायद आपको हंसी भी आए और शायद आप सर भी पीट लें कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल जनवरी की बात है।
29 जनवरी 2025 को यह खबर छपी थी कि यूएई जो है वो इजराइल की एक हथियार कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। तो यूएई जैसे मुल्क हैं जो हर हाल में अमेरिका के साथ खड़े होंगे, सऊदी अरब जैसे मुल्क हैं जो कभी नहीं चाहते ईरान आगे बढ़े, कतर जैसा मुल्क है और भी कई सारे मुल्क हैं, वहां अवाम जितना भी शोर कर रही हो लेकिन वहां के हुक्मरान एकदम नहीं चाहते कि ईरान आगे बढ़े। तो अगर ईरान और अमेरिका में वार होता है तो वो ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, इजराइल के लिए भी नुकसानदायक होगा। अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो सऊदी अरब का भी नुकसान होगा, लेकिन सऊदी अरब भी कोई इतना कमजोर मुल्क नहीं है, अगर हमला होगा तो वो भी पलट के हमला करेगा, उसने भी हथियार बहुत सारे इकट्ठा किए हैं। तो एक ऐसी अजीब सी स्थिति है जिसमें ईरान का काफी नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका से सीधी लड़ाई हो। जंग में कोई हारता जीतता नहीं है, जंग चलती रहती है, लेकिन नुकसान तो होता है। तो ईरान भी कतई नहीं चाहेगा कि इस तरह की जंग में वो फंसे, और यही वजह है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जो लेटर लिखा था उसमें यह इशारा किया था कि आप एटॉमिक हथियार ना बनाने पर मान जाइए और हम आपसे समझौता कर लेंगे। अगर कोई याद करे तो ओबामा के साथ ईरान की यही डील हुई थी, ट्रंप ने पता नहीं क्यों वो डील तोड़ दी थी, और अब ट्रंप दोबारा ओबामा वाली डील करने की ही बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। विटकॉफ जब कहता है कि वेपनाइजेशन जो है वो रेड लाइन है, यानी कि वेपन हम आपको नहीं बनाने देंगे, हथियार नहीं बनाने देंगे, बाकी आप अपना एटॉमिक प्रोग्राम चलाते रहिए। हालांकि नेतन्याहू ने जो कहा था वो ये कहा था कि पूरा एटॉमिक प्रोग्राम ईरान का खत्म करवाया जाए जैसे लीबिया का करवाया गया था। अगर वो करने के लिए ईरान तैयार हो जाता है तो मैं तो कहूंगा कि फांसी के फंदे पर, अपने फांसी के फंदे पर उसने खुद साइन कर दिया है। लेकिन अगर वेपनाइजेशन ना करने के लिए फिलहाल तैयार होकर वो जंग रोक देता है, जंग नहीं होने देता है, तो यह होशियारी की बात होगी, क्योंकि इस समय सीधे अमेरिका से जंग में फंसना ईरान के लिए भी कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं होगा। ठीक है, सुनने कहने में अच्छा लगता है, दोस्त लोग थंबनेल वगैरह बनाते रहते हैं इस तरह के, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जानता है, स्ट्रेटजिक चीजों को जानता है, इंटरनेशनल चीजों को जानता है, वो जानता है कि कोई भी मुल्क, ईरान को छोड़ दीजिए, कोई भी मुल्क अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जंग भले बरसों चले लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ईरान इराक वार के बाद में ईरान ने खुद को जिस तरह से डेवलप किया है, वो कतई नहीं चाहेगा कि यह सारा डेवलपमेंट महीने भर की लड़ाई में तोड़ फोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर उसको यहां वहां से मदद लेके खड़ा होना पड़े। दो चीजें वो चाहेगा, पहला कि कुछ सैंक्शन कम कर दिए जाएं, और दूसरा उसके बदले में वो इस समझौते पर साइन करने के लिए मेरे ख्याल से आराम से तैयार हो जाएगा कि हम वेपनाइजेशन नहीं करेंगे। ये बात तो अर्गाची और बाकी लोग कहते ही रहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे हथियार। केवल एक बार अभी खामनेई के जो सलाहकार हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम एटॉमिक हथियार बना लेंगे, लेकिन इस तरह के बयानात जंग के समय में दिए जाते हैं। बहुत सारे बयान अमेरिका से भी आए हैं, बहुत सारे बयान ईरान से भी आए हैं। इन बयानों को इनके लफ्जी मानी पर ले लेना, मतलब लफ्ज दर लफ्ज जो कहा जा रहा है उसकी मानी निकालना और सीधे उस पर उछलने कूदने लगना, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ना समझना है। अभी फिलहाल जो हालत है उन हालात में बहुत साफ लग रहा है कि शायद हमें ईरान और अमेरिका के बीच में कोई एंट्रीम समझौता देखने को मिले। एक मजेदार बात और आपको बता दूं, ओमान में यह बातचीत होनी है, ईरान के लोग पहुंच चुके हैं, विटकाफ पहुंचने वाले हैं, और ओमान में ही जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके बाहर ओमान के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है फलस्तीन के फेवर में। तो यह बहुत मजेदार है कि हर जगह जो लोकल पब्लिक है, जो जनता है, जो आवाम है, वो फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जहां तक हुक्मरान का सवाल है, उनके हित अमेरिका के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, इसलिए वो इजराइल की मदद करने के हद तक चले आते हैं। ऐसे ही एक साहब है अर्दोगान, जिनके बारे में अब आप सब लोग जानते हैं। अभी इजराइल ने 2-3 दिन पहले जो हमला किया था गजा के ऊपर और जिसमें 10 लोग के आसपास मारे गए थे, उसके बाद अर्दोगान ने फिर बयान दे दिया कि इजराइल जो है वो बारबरिक स्टेट है, वो आप कह सकते हैं हैवानी स्टेट है, इस तरह का बयान दिया। और इस तरह के बयान अर्दोगान साहब इतने दे चुके हैं कि अगर कोई एक जगह लिख दे तो एक किताब बन जाए। लेकिन चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि इजराइल से उनकी अंदर अंदर बातचीत चल रही है, ओपन बातचीत भी चल रही है, और इजराइल के अखबार ये खबर छाप रहे हैं कि इजराइल इस बात पर राजी हो गया है कि टर्की अपनी लिमिटेड आर्मी वहां पर रख सके। सीरिया के बंटवारे की कहानी है।
इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए क्या मजाल कि कभी एक कदम भी चल के दिखा दें, कभी किसी तरह की कोई मदद कर दें। जो पूरे टाइम जंग चल रही थी उसमें वो इजराइल की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे थे। तो देखिए, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है वो जुबानी नहीं होती है। जबान से कुछ और कहा जाता है लेकिन चल कुछ और रहा होता है। जबान से जो कहा जाता है वो अवाम को सुनाने के लिए भी कहा जाता है, प्रेशर बनाने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन अंदर अंदर चल कुछ और रहा होता है। और अरब मुल्कों के बारे में तो बहुत क्लियर है कि चाहे बयान वो कितने भी दे रहे हों, फाइनली उनको वही करना है जो अमेरिका चाहेगा। वरना आप सोचिए, अमेरिका के सर्जन जो गए हुए थे गजा के अंदर इलाज करने के लिए, वो लौट के बयान देते हैं कि गजा जो है वो डेड चिल्ड्रन एरिया बन चुका है, यानी एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां मरे हुए बच्चे हैं। उनका कहना है कि साल भर में जितने बच्चों का इलाज वो अमेरिका में नहीं करते हैं, उतने बच्चों का इलाज उनको एक दिन या एक हफ्ते में करना पड़ता था। और ये सब अरब मुल्कों को दिखाई नहीं दे रहा है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 36 बार 36 टाइम इजराइल ने ऐसे हमले किए हैं जिसमें सिर्फ औरतें और बच्चे मारे गए हैं। ये बयान अरब नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचा होगा। 75% जो यूएन मिशंस वहां भेजे गए हैं, यानी अगर 100 मिशन वहां भेजे गए हैं इमदाद के लिए और जांच के लिए, तो उसमें से सिर्फ 25 को जाने दिया गया है। 75% को अलाउ ही नहीं किया गया है। क्या यह डेटा अरब मुल्कों के पास नहीं है? आपको कहानी सुनाऊं मैं अहमद मंसारा की। इस बच्चे को गिरफ्तार किया गया था जब यह केवल 14 या 15 साल का था, और अब जब इसको रिहा किया गया है तो इसकी हालत आप देख लीजिए। दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है इसका, स्किज़ोफ्रेनिया हो गई है इसको कहा जा रहा है। इस बुरे तरीके से इजराइल की जेलों में इसके साथ बिहेवियर हुआ है। इसकी एक कहानी है, जब इसका मुकदमा चल रहा था तो इसकी मां ने कहा कि एक बार मुझे मेरे बच्चे को हक कर लेने दो, गले से लगा लेने दो, लेकिन मना कर दिया जज ने। फिर मां ने कहा ठीक है, उसको एक बार उंगली से छू लेने दो, तो सिर्फ इतनी इजाजत मिली कि मां अपने बच्चे की उंगली अपनी उंगली से छुआ सके। इस तरह से कोर्टों में इनको रखा गया, इस तरह से जेलों में इनको रखा गया। 14-15 साल का बच्चा गिरफ्तार होता है और उसके बाद 14-15 साल जेल में रहता है। जब बाहर निकलता है तो किसी काम का नहीं रह जाता है, दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है उसका। क्या ये सब खबरें जो हम तक पहुंच जाती हैं वो अरब मुल्कों तक नहीं पहुंच रही होंगी? हालत यह है कि अमेरिका के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका में इजराइल का सपोर्ट करने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 53% लोग ऐसे हैं जो इजराइल का समर्थन अब नहीं करते हैं, जबकि पहले केवल 42% लोग ऐसे थे जो इजराइल का समर्थन नहीं करते थे। 58% लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप इंटरनेट पे देखिए, आपको इजराइल की जो पोस्ट होंगी, इजराइल समर्थन की पोस्ट होंगी, वो बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। कैसे? इजराइल बाकायदा एआई का, बॉट्स का, इन सब का उपयोग कर रहा है ताकि उसके समर्थन की पोस्टें आगे जाएं, और साथ में जो उसके खिलाफ लिख रहे हैं उनकी पोस्टें दबाने के लिए भी लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। यह सारा कुछ सामने चल रहा है। मैंने बताया था कि फलस्तीन के जो नए राजदूत इंडिया में आए हैं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, मैं गया था। उन्होंने बताया कि मेरा अपना अकाउंट है, लेकिन उस अकाउंट पे कभी 1 लाइक आता है, कभी 2 लाइक आता है, उसको शैडो बैन करके रखा जाता है, यानी आवाज ही नहीं पहुंचने दी जाती है जो फलस्तीन के समर्थक होते हैं, और ज्यादा कुछ हुआ तो अकाउंट उनका बंद करा दिया जाता है। यह सारा कुछ अरब मुल्कों को दिखाई नहीं देता है, इस पर कभी वो आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन नहीं, सिर्फ बयानात आएंगे, बयानात से आगे वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से प्रेशर पड़ा है, दुनिया भर में जिस तरह से लगातार मजम्मत मलामत हुई है, उसका असर तो पड़ा है। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बयान दिया और उस बयान में कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। उसके बाद बेचारे के ऊपर जब बहुत प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपनी बात वापस जरूर ले ली, लेकिन जबान से जो बात निकल गई वो वापस कहां होती है। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, ये बात धीरे 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 सारी दुनिया में कही जा रही है, और इजराइल की आर्मी के अंदर जिस तरह का विद्रोह हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। आज हालत यह है कि 49% इजरायली इस बात का भरोसा नहीं करते हैं कि हमास को हराया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि यह प्रेशर बनाए रखना, यह डिमांड करना कि यूनाइटेड नेशन जब बना था, यूनाइटेड नेशन ने जंग के जो नियम बनाए थे वो नियम हर तरीके से लागू क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर लागू नहीं हो रहे हैं तो दुनिया के नेता उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो अभी तक जो कुछ खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि हो सकता है बहुत जल्दी
इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से समझौता हो जाए, जंग वहां पर रुक जाए और ईरान के साथ बातचीत भी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे और मिडिल ईस्ट जंग के खतरे से बच जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि किसी भी तरह की जंग ना हो। मैं यही चाहूंगा कि लगातार वहां पर शांति की प्रक्रिया चले, गजा को फिर से बसाया जाए, गजा फिर से डेवलप हो, वहां के बच्चे फिर से चैन की सांस ले सकें। लेकिन हमारे आपके चाहने से क्या होता है? होता सिर्फ इतना है कि दुनिया में जो हक पसंद लोग हैं वो कम से कम सोचने को मजबूर होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है लगातार बिना रुके बिना थके हक की बात की जाए। हम ये कोशिश करते हैं, आप लगातार हमारे साथ होते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो। जैसा हर बार कहता हूं, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो वो अपील की हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप है। 90 रुपए में आप पूरे महीने की मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन ये 90 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन के आते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।